हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय का जो आपका 5 चैप्टर है समानांतर श्रेणी, दोस्तों उसी से संबंधित मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कुल 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 4 था द्विघात समीकरण का, उसी से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी को दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कवर करा दिया था। अब दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समानांतर श्रेणी से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिवों को दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए बताने का प्रयास किया है। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो को अगर फुल लास्ट टाइम पर अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा आपके गणित विषय में जो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग छोड़कर नहीं आइएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए मैं लेकर चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप लोग देखकर बताइएगा कि जो आपका पहला प्रश्न है उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आप लोगों ने समानांतर श्रेणी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकते हैं, नहीं तो आगे मैं आपका हेल्प करने के लिए है ही। तो दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पर जो पहला आपका क्वेश्चन है वो आया इस प्रकार से। इसमें दोस्तों आप लोग से ये बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जांचने के लिए कि कौन सा समानांतर श्रेणी में हमारा है ऑप्शन, तो उसको जांचने से पहले हमको ये देखना होगा कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। दोस्तों समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक संख्या किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है, यानी उन संख्याओं को हम पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपके जो भी संख्याओं की सूची प्राप्त होती है उन जितनी भी आपकी संख्या है अगर उन प्रत्येक संख्याओं में से यदि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों समान होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो श्रेणी होगी हमारी वो समानांतर श्रेणी होगी। आपने क्या जाना कि यदि किसी संख्याओं की सूची में अगर क्रमागत संख्याओं में से किसी भी दो संख्याओं का अंतर यदि दोस्तों समान हो तो हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारी श्रेणी हो कैसी श्रेणी है, तो वो समानांतर श्रेणी है। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ये दोस्तों संख्याओं की जो सूची है वह समानांतर श्रेणी में है कि ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्रमागत संख्याओं को दोस्तों हम लोग अंतर करके देखेंगे। तो देखिए क्रमागत का मतलब जो क्रम में हो, तो 2 के बाद कौन सा आपका क्रमागत है तो 4, 4 के बाद कौन है तो दोस्तों आपका 8, 8 के बाद कौन है तो दोस्तों आपका 16। तो हम क्या करते हैं कि 4 में से 2 को हम लोग घटाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समानांतर श्रेणी में जो दोस्तों सारांतर होता है वो सदैव आपके अंतिम पद में से प्रारंभिक पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमने 2 क्रमागत पद लिया है ना 2 और 4, तो 2 और 4 का जो अंतिम पद होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 4, आज जो आपका दोस्तों प्रारंभिक पद होगा वो हो जाएगा आपका 2। अगर दोस्तों दोनों को घटाएं तो हमें यहाँ पर निकल कर आएगा कितना, तो दोस्तों निकल कर आएगा 2। अब एक बार और जांच कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 4 और 8 को, तो 4 और 8 में जो आपका अंतिम पद होगा वो होगा दोस्तों आपका 8 है, और जो इसके लिए प्रारंभिक पद होगा वो होगा दोस्तों आपका 4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखिए जब हमने 8 में से 4 को घटाया तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ तो दोस्तों 4 प्राप्त हुआ। तो इससे आप क्या देखते हैं, इससे दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारी संख्याओं की जो सूची है इसमें जो दोस्तों दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है बल्कि असमान है, जबकि दोस्तों यहाँ पर दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी हम इसको समानांतर श्रेणी बोल सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, देखें यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्रमागत को ही लेंगे, तो -10 के बाद का जो क्रमागत होगा वो कौन होगा तो -6। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि -6 में से हम लोग -10 को घटाएंगे। तो जब -10 को घटाइएगा ना दोस्तों तो माइनस पहले से फिर वो आपका -10 है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 10। यानी कि अगर आप लोग -6 + 10 में से दोस्तों अगर आप घटाएं तो आपको यहाँ पर निकल कर आएगा 4। ठीक है, यानी हमने क्या किया कि दोस्तों A2 में से A1 को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो दोस्तों हमें इसका सर्वांतर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि A3 में से A2 को घटाते हैं, तो लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है -6 है आपका A2 वाला पद है, तो पहले से माइनस फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अंतर करेंगे, तो दोस्तों आएगा आपका -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 6। जब हम लोग 6 को 2 में से घटाएंगे प्लस माइनस होता है माइनस, तो बड़ा लचीन आपका हो जाएगा प्लस, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4। तो दोस्तों जब आपने A2 में से A1 को घटाया तो भी आपका जो मान था अंतर का वो कितना मिला था 4, और जब आपने दोस्तों A3 में से A2 को घटाया तो भी आपका मान क्या मिला, आपका अंतर जो मिला वो कितना मिला 4। यानी कहने का मतलब कि हमारे इस संख्याओं की जो श्रेणी है इसमें प्रत्येक क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर है वो दोस्तों समान है, और समान होने का हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो ये संख्याओं की सूची है वो एक समानांतर श्रेणी का निर्माण करती है।
है, इसलिए बोल सकते हैं कि हमारा जो पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं लेकर चलता हूँ आप लोग को प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 में आप लोग से यहाँ पर बताया जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि 0 और 50 यानी 0 से लेकर 50 तक की कुल जितने सारे आपके विषम संख्याएं होंगे उन सभी का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे विषम संख्या, देखिए 0 और 50 के बीच कौन कौन आपका विषम आएगा, तो उनके बीच बोलना है। तो हमें तो दोस्तों 0 लेना नहीं है, तो विषम हो जाएगा दोस्तों आपका 1, क्योंकि 0 और 50 के बीच में है। उसके बाद दोस्तों आपका विषम हो जाएगा आपका कौन, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 3। उसके बाद आपका विषम हो जाएगा दोस्तों आपका 5, फिर आपका विषम हो जाएगा दोस्तों आपका 7। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे डॉट डॉट डॉट। अब 50 के बीच है तो दोस्तों 49 क्या हो जाएगा, 49 आपका हो जाएगा दोस्तों आपका विषम। अब बोला है कि सभी विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग बिल्कुल भी कोई भी दोस्तों यहाँ पर एसन फैशन का सूत्र मत लगाइएगा। अगर आप लोग एसन का सूत्र नहीं लगाते भी हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका योग निकालने के लिए, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जो दोस्तों वो सूत्र है वो ये होता है कि n/2 इसका पूरा का हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो दोस्तों आप लोग ले लीजिएगा 50, ना कि 49। मैंने आप लोग बताया कि बीच में इतना आपके विषम संख्याएं होंगे, लेकिन कहां तक पूछ रहा है, अंतिम कहां तक पूछ रहा है, तो दोस्तों 50 देख रहे हैं ना, 0 और 50 के बीच। तो जो अंतिम संख्या कौन है आपका 50। तो जो आपका अंतिम है ना दोस्तों यहाँ पर 50 जो आपका है उसी को क्या करेंगे हम लोग n के स्थान पर रखेंगे। तो जब आप लोग n के स्थान पर दोस्तों जब आप 50 को रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 50, अब बटा हो जाएगा आपका 2। अब उसके बाद क्या था दोस्तों आपका स्क्वायर था, 50 का आधा करें तो हमें मिलेगा दोस्तों 25। आप 25 का स्क्वायर करें तो दोस्तों हमें निकल कर आ जाएगा 625। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 50 के बीच हमारे टोटल विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा 625। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा कि जो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न आप लोग से बोला जा रहा है एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो सार्वंतर होगा। तो दोस्तों आपको सार्वंतर पता करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों संख्याओं की सूची बनानी होगी, और आपको संख्याओं की सूची बनाकर दोस्तों आपको क्या करना है तब उससे निकालना है कि इसका सार्वंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया है एपी का सामान्य पद, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे पास जो an है वो मिलकर आया है 3n+5, जिसको बोलेंगे हम लोग nवा पद कितना है तो 3n+5 है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एकवा पद लेते रहे हैं। ठीक है, nवा पद का मतलब हम लोग एकवा पद, तो एकवा पद के लिए क्या करेंगे कि हम लोग n के स्थान पर दोस्तों 1 रखेंगे। आप प्लस हो जाएगा 5, 3 को अगर 1 से दोस्तों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आएगा, और 3 में अगर 5 जोड़ दे तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा 8 निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि एक पद और लेंगे, क्योंकि सार्वंतर के लिए क्या चाहिए 2 क्रमागत पद चाहिए। तो a1 के बाद का जो क्रमागत पद होगा वो 2 ना होगा, a2 a3 तो होगा ना, तो a2 लेंगे। तो a2 जब लिए ना दूसरा पद, तो कहने का मतलब कि हमारे n के स्थान पर जो मान होगा वो दोस्तों कितना होगा, तो वो दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। आप प्लस में कितना होगा तो 5, तो 3 दूनी 6 और 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 11। यानी कहने का मतलब कि जो आपके एपी के 2 जो पद होंगे वो दोस्तों निकल कर आ जाएंगे इस प्रकार से। यानी पहला जो आपका पद होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 8, और जो दूसरा पद होगा वो होगा दोस्तों आपका 11। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग आगे भी क्या कर सकते हैं, इसका पद आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बताना है सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 2 क्रमागत पदों में जो अंतिम पद होता है उसमें से प्रारंभिक पद को घटाते हैं। यानी कि दोस्तों हमने जो यहाँ पर 11 को लिया है तो 11 को क्या करेंगे, 11 को दोस्तों हम लोग 11 में से 8 को घटाएंगे, तो 8 है ना, तो इसको घटाएंगे तो 11 में से 8 जो होगा जब हम लोग दोस्तों इसको घटाएं तो कितना निकल कर आएगा, तो वो निकल कर आएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सर्वांतर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या करेगा, आपके बिहार बोर्ड में दोस्तों आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके समानांतर श्रेणी से, तो आपको बिना घबराए आपको ऐसे ही क्या करना है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके उसके सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है एपी का प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाता है, यानी कहने का मतलब एपी की जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ले लिया एपी, और मान के चलते कि हमारे पास जो एपी है दोस्तों ये इस प्रकार से है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, मतलब प्रत्येक में मतलब 2 से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये एपी में। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे एपी में जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 है 4 है 6 है 8, इसी को बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है। तो दोस्तों एपी के जो प्रत्येक संख्याएं होते हैं, जो आपके संख्याओं की सूची में जो संख्याओं की जो सूची होती है उसमें जो प्रत्येक संख्या आते हैं कोमा के बाद इन सभी संख्याओं को दोस्तों हम लोग उस एपी का पद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो आपके 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर में बोला जा रहा है एपी के n पदों के योग
को किससे सूचित किया जाता है। खाली स्थान का मतलब होता है किससे, यानी यहाँ पर क्या भरा है जिससे कि हम लोग दोस्तों यहाँ पर इन पदों के योग को यहाँ पर बिल्कुल निरूपित कर सके अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इन पदों को योग करने का मतलब कि जैसे कि मान चलते हैं एन मतलब 2 पदों का, एन का स्थान पर हो सकता है आपका 15 पदों का, आपका एन का स्थान पर हो सकता है 17 पदों का। तो इनके योग को लिखेंगे कैसे? तो दोस्तों योग को आपको सुचारू रूप से व्यक्त करने वाला जो संकेत होता है वो होता है दोस्तों आपका कैपिटल एस। याद रखिए कौन होता है? कैपिटल एस। अगर आप लोगों ने समानांतर श्रेणी वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग दोस्तों भली बात ही जानते होंगे कि आपके संख्याओं के योग के लिए, यानी जो आपके समानांतर श्रेणी एपी में जो आपके पद आते हैं उन पदों के योग के लिए हम लोग दोस्तों एस का प्रयोग करते हैं। और कितने पदों को जोड़ना है उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कितने पदों को जोड़ना है? तो एन पदों को जोड़ना है, इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एस एन ले लेंगे, एस एन। तो आपके 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 6 नंबर पर। देखिए 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितनी बार दोस्तों आपके मैट्रिक और बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन इसी के आधार पर बहुत सारे दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड में। ठीक है, गणित परीक्षा में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 100 और 1000 के बीच जो हमारे एपी होंगे 7 से विभाजित होने वाले संख्याओं की सूची वो कौन से होंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको वो बनानी होंगी। ठीक है, तो उसे बनाने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, आप लोग को बताता हूं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो यहां पर देख रहे हैं ना, जो देखिए कहां से स्टार्टिंग है इसका, तो स्टार्टिंग है दोस्तों 100 से, कहां अंतिम हो रहा है तो 1000। और आपको बताना क्या है कि 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 100 के अंदर में और 100 और 1000 के अंदर में, ठीक है, 100 और 1000 के अंदर में जो पहला संख्या होगा वो कौन है जो 7 से विभाजित है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम 7 को 100 से भाग देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग भाग दे दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उतना क्या करना है, 1575 105 ले लेंगे 7 से कट जाएगा। लेकिन जो बच्चे कमजोर होंगे जिसे निकालने नहीं आएगा उसके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो बिल्कुल भी दोस्तों प्रॉब्लम ना करें निकालने में। ठीक है, अगर आप लोग का आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है जिसे नहीं आता वो देखेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग भाग देंगे तो 7 कम होगा, यहाँ पर 7, 10 में से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 निकालेंगे तो 30 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब फिर दोस्तों क्या करेंगे 4 बार में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 से घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 30 में से 28 से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 2 निकल कर आएगा। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं ना, ये जो शेषफल आप 2 देख रहे हैं 2, इस 2 को क्या करेंगे हम लोग कि जो आपका भाजक 7 है ना, ये भाजक 7 है, तो हम लोग भाजक में से घटा देंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम लोग क्या करेंगे कि 100 और 1000 के बीच हमको देखना है, उससे बाहर नहीं देखना है, उसके बीच में देखना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों हम लोग को कि जो आपके शेषफल निकल कर आया है ना 2, कितना निकल कर आया है, जितना निकल कर आया है उतना ही दोस्तों हमें क्या करना है कि आपके भाजक में से घटा देना है। तो अगर हम लोग भाजक में से घटाएंगे, भाजक कितना है आपका, तो 7 है, तो 7 में से अगर हम लोग दोस्तों 2 को अगर घटाएं तो कितना बचेगा, 5। और जितना आपका बचा उसी को दोस्तों क्या करेंगे हम अपने भाज्य में जोड़ देंगे। तो भाज क्या है आपका 100, और 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो वो बचेगा हमारे पास 105। यानी इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो पहला जो हमारा संख्या है 100 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाला वो है कौन, तो 105। अब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, क्या करके, तो 7 दोस्तों जोड़ के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जोड़ देंगे 7 है, तो 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 112। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये देखना है कि इसका जो अंतिम होगा वो कौन होगा। अंतिम करने का मतलब कि 1000 के अंदर में ऐसा कौन सा संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हमने 100 को 7 से भाग दिया था उसी प्रकार से हम लोग 1000 को भी 7 से भाग देंगे। तो जब दोस्तों आप लोग 1000 को 7 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, तो 7 एकम 7 है, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 0 उतार देंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 चौके 28, 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर आपको कितना, तो केवल 2, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे 7 दूनी के ले लेंगे 14। ठीक है, जब 7 दूनी के हो जाएगा 14 तो 20 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 बचेगा। तो देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें क्या करना है कि भाजक में से घटाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमको 1000 के अंडर में देखना है ना, 1000 के अंडर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 1000 दिया हुआ है ना उसमें से हम लोग दोस्तों 6 बाहर निकाल देंगे। 6
1000 में से 6 फालतू है, 6 बच रहा है। अगर 1000 में से दोस्तों अगर हम 6 बाहर निकाल दें तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आएगा 994। बात को समझिएगा मेरा, 994। और 994 को अगर आप 7 से कटाइएगा ना तो दोस्तों आपके ये बिल्कुल अच्छे से क्या हो सकता है, वो 142 बार में कट जाएगा। 994 को कटा कर देख लीजिए तो हो जाएगा आपका कितना, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, और फिर 9 उतार देंगे तो 7 चौके हो जाएगा दोस्तों आपका 28, और 29 में से 28 आपका जाएगा तो केवल बचेगा 1, और फिर 4 उतारेंगे तो 7 बनेगी 14, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी 994 आपका दोस्तों होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास 2 ठो पद मिला था, एगो 105, एगो मिला था 112, आज जो अंतिम पद था वो निकला था हमारे पास 994। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या मिला, ठीक है, कितनी संख्याएं पूछा है, मतलब एन का मान पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका एन होगा, एन मतलब अंतिम पद, इसको अंतिम बोलते हैं, अंतिम पद, तो अंतिम पद हो जाएगा दोस्तों आपका 994। बात को समझते रहिएगा मेरा। उसके बाद देखिए ए को बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, तो प्रथम पद आपने पता कर लिया कितना है भाई, तो 105, तो हमने यहाँ पर ले लिया 105। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए, सर्वांतर, तो सर्वांतर आपको पता है, सर्वांतर कितना है दोस्तों, तो हमारे पास 7 है, क्योंकि 7 जोड़ते जाएंगे तो अगला पद हमारा निकलते जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेंगे कितना, तो हम लोग 7 ले लेंगे। ठीक है, 112 में से अगर 105 को घटाएं तो आपको +7 मिलेगा। तो अब देखिए आपके पास सब कुछ आपको मिल चुका है, एन मिल चुका है, आपका प्रथम पद मिल चुका है, आपका डी मिल चुका है। हमें दोस्तों क्या करना है कि एन निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है दोस्तों डी। एन का जो मान था वो था आपके पास दोस्तों 994, और आपका जो ए का मान था वो दोस्तों निकल कर आया था 105, और उसके बाद एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आपके एन का तो मान नहीं दिया है, परंतु डी का जो मान है वो दोस्तों 7 दिया हुआ है। ठीक है, 994 में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 105 को हम लोग घटाएंगे, तो 994 माइनस हो जाएगा दोस्तों कितना, 105, आप बराबर में 7 को गुणा करेंगे एन से, तो हमारे पास निकल कर आएगा 7n, माइनस हो जाएगा दोस्तों कितना आपका 7। 994 में से 105 को घटा दे तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 889। आज जो -7 है ना, -7 अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो ये दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा +7, अब बराबर हो जाएगा आपका 7n। यहाँ पर लिख लेंगे कितना, तो 896, अब बटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7। अब कटाएंगे, यानी कि दोस्तों आपके 100 और 1000 के बीच में टोटल 128 को ऐसा संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से मैंने निकाला आप लोग को मैंने बताकर दोस्तों यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में 29वें पद का सही सूत्र है। तो दोस्तों देखिए, जिस पद का हमको निकालना होगा ना उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखिए आपको सूत्र पता है ना, सूत्र कैसे निकालते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एन का मान होगा ना, जितना एन का मान होगा उकरा में से घट जाएगा, डी के पास जो गुणांक है ना उतना में से वो क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, 29वें पद, तो 29वें कहने का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा ए 29, 29वां पद का मतलब ए 29, आप बराबर में आपका प्रथम पद हो जाएगा ए, आप प्लस यहाँ पर पता है ना, हम यहाँ पर जितना एन का मान होगा उतना में से वो घटेगा, तो कितना एन का मान है यहाँ पर 29, तो 29 में से वो घटाएंगे कितना बचेगा 28 डी, यानी कहने का मतलब कि ए प्लस 28 डी। तो देखिए, तो ए प्लस 28 डी इसमें कौन है, तो दोस्तों ए प्लस 28 डी इसमें ऑप्शन नंबर सी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर पर। देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर उसमें क्या था कि विषम संख्या को उसमें योग निकालना था। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, सम का तो नहीं निकालना है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पर दोस्तों आप लोग को निकालना है। मैंने इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को दिया भी है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग किस सूत्र से निकाला जाता है। तो दोस्तों वो जो सूत्र होगा आपका वो हो जाएगा ए सेन बराबर एन इंटू n प्लस 1, अब बटा हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब कि दोस्तों आपके धनात्मक पूर्णांक कौन होंगे, आपके प्राकृतिक संख्या ही होंगे, जो कि क्या होती है दोस्तों आपके 1 से स्टार्ट होती है। और जो 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का जो योग है वो भी क्या है दोस्तों, सबके सब धनात्मक ही आपके पूर्णांक संख्या है। तो हमें निकालना कहाँ तक है, सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे कहाँ तक निकालना है, यानी अंतिम देखेंगे। तो अंतिम कहाँ तक भाई मोरे, तो 100 तक। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे एन का जो मान होगा वो यहाँ पर निकल जाएगा कितना, तो 100।
तो हम क्या करते हैं कि जहां जहां यहाँ पर n दिया हुआ है वहां पर 100 को रखेंगे। 100 आई टू, देखिए यहाँ पर 100 रखेंगे ना, इनके जगह पर 100 है जाए तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आ जाएगा 101। अब बटा हो जाएगा 2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 100 को 2 से कटा देंगे तो कितना बार कटेगा दोस्तों, तो 5 बार में, ठीक है, यानी 50 बार में एगो जीरो बैठा देंगे तो 50 दूनी के 100। 101 को हम लोग 50 से गुणा करेंगे तो 101 पाँच कितना होता है, तो 100 पाँच 500, 5 एकम 5 यानी हो जाएगा 505। एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा देंगे, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 5050। तो देखिए तो इसमें 5050 कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है दोस्तों, आपका जो भी आपके ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपके मैट्रिक बोर्ड में तो उसका दोस्तों सोल्यूशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, AP 21 18 15 ये सब आपके क्या है, आपके AP के पद है और पूछा है कि इसमें कौन सा पद शून्य है। तो दोस्तों जब हमको मान पता ही नहीं है कि ऐसा कौन सा पद है जो कि शून्य है, तो हम लोग क्या करेंगे कि AN के स्थानवा पर हम लोग 0 मान लेंगे, यानी कि इसके आगे कोई ना कोई ऐसा पद मिलेगा जो कि शून्य हो जाएगा। तो हमको पद पता ही नहीं है, मतलब n का मान हमको पता ही नहीं है, तो मान लेंगे n बराबर कितना है 0। और दोस्तों देख सकते हैं कि आपके a का जो मान है वो दिया हुआ है 21 दिया है ना, यहाँ पर a का मान निकाल लीजिएगा 21। हमें क्या चाहिए, अब हमें सर्वांतर चाहिए d। तो d कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हम लोग अंतिम पद में से क्रमागत लेंगे, क्रमागत। तो देखिए 21 का क्रमागत कौन है 18, तो दोस्तों हम लोग अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे तो 18 में से क्या जाएगा 21 हम लोग दोस्तों घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा -3, क्योंकि 21 क्या है बड़ा है, 18 2 से 21 -3। तो याद रखिएगा आपका AN है 0, आपका प्रथम पद 21 और जो सर्वांतर है वो निकल कर आया -3। हम लोग क्या करते हैं सूत्र पर बैठाते हैं, तो सूत्र क्या था आपका, तो दोस्तों ये था कि AN बराबर A प्लस N -1 इंटू डी। यहाँ पर दोस्तों जो आपका A है उसका मान यहाँ पर हो जाएगा 21 और उसके बाद दोस्तों हम लोग को N का तो मान बिल्कुल भी पता नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। D का मान कितना हमने निकाला था, तो -3 21 प्लस प्लस माइनस यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और 3 को n से गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 3n। अब माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो अब देखिए 21 और 3 कितना होता है, तो दोस्तों 21 3 होता है 24 है, तो माइनस है, याद रखिएगा 21 3 कितना होता है 24 है। और हम लोग क्या करेंगे कि 24 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -24, ठीक है। आप बराबर में यहाँ पर जो 3n का चिन्ह है वो कैसा है माइनस है, माइनस, तो यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों हम लोग -3n, माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म, 3 7 21 3 8 24, यानी कि दोस्तों आपके n का जो 8वां पद यानी कि आपके इस AP का जो 8वां पद होगा वो 0 होगा। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब किसी अनुक्रम के पद, अनुक्रम मतलब संख्याओं की जो सूची होती है उसी को बोलते हैं हम लोग अनुक्रम, ठीक है। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जब किसी भी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये जो नियम है किस पर आधारित है, तो वो दोस्तों आधारित है आपके सर्वांतर पर, यानी किसी अगर संख्या में अगर हम समान संख्या दोस्तों जोड़ते चले जाए तो ये संख्या अनंत रूप से प्राप्त हो सकती है और उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाए तो संख्याओं का बिल्कुल भी अंत भी नहीं है। और इन जोड़ने से जो आपके संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वो दोस्तों आपकी जो श्रेणी बनती है, जो श्रृंखला बनती है वो आपके समानांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसीलिए आपके 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान है। तो दोस्तों आप जो यहाँ पर संख्याएं देख रहे हैं ना तीनों की तीनों, तो ये दोस्तों तीनों की तीनों जो संख्या है वो दोस्तों अपने समानांतर श्रेणी में है और जब ये समानांतर श्रेणी में है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारे दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो सर्वांतर होगा वो दोस्तों समान प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो 2x - 1 देख रहे हैं ना तो इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं a1, ठीक है। आज जो आप 3x + 2 देख रहे हैं ना तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं a2, ठीक है। और यहाँ पर जो आप 6x - 1 देख रहे हैं ना तो इसको दोस्तों हम लोग मान लेते हैं a3। और आप सभी को पता है कोई भी दोस्तों दो क्रमागत पद लें तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंतिम पद में से प्रारंभिक पद को घटाकर सर्वांतर निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों दो पद ले रहे हैं वाला कौन, तो एगो a1 एगो a2, तो कैसे सर्वांतर निकलेगा, तो a2 - a1, तो यहाँ पर लिख लेंगे a2 -a1 अब बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, अब हम यहाँ पर ले लेंगे दूगो, एगो आपका हो जाएगा a2 एगो हो जाएगा आपका a3, तो अंतिम में से तो अंतिम हो जाएगा a3 -a2। अब आप लोग बोलिएगा सर बराबर किसे कर दिए, तो दोस्तों अगर आप लोग a2 में से a1 को घटाइए या a3 में से a2 को घटाइए, जब ये समानांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर क्या अलग अलग होगा, नहीं ना, सर्वांतर तो एक ही होगा, वो तो असमान नहीं होगा। तो सर्वांतर असमान ना होने की स्थिति में दोस्तों ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ठीक है। अब हम
क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान को रखते हैं। तो a2 का जो मान है वो दोस्तों आपको निकल कर आया कितना, तो 3x प्लस 2। अब उसके बाद माइनस a1, तो a1 का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आया है 2x माइनस 1। आप बराबर में अब देखिए a3 का जो मान है दोस्तों वो कितना निकल कर आया है, तो 6x माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद माइनस a2 का जो मान है वो निकल कर आया है 3x प्लस 2। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 3x प्लस 2, अब माइनस को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। आप बराबर, अब देखिए बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो 6x माइनस 1, और जब माइनस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x। और उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने वाला है दोस्तों, तो ये प्लस 3x है, माइनस 3x है, नहीं कटेगा। प्लस 2 है, माइनस 2 है, नहीं कटेगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसी को हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहीं पर घटा दीजिए, 3x है ना, ये माइनस 2x है, तो 3 में से 2 को गया तो कितना बचेगा, तो केवल दोस्तों आपका x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो कितना बचेगा, तो दोस्तों आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3। आप बराबर, अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो ये 6x है, ये माइनस 3x है, तो 6x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो दोस्तों आपका केवल 3x बचेगा। ठीक है, माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमारे पास दोस्तों क्या होगा कि जो ये माइनस 3 है ना, माइनस 3 वो इधर चला जाएगा, माइनस 3 इधर जाएगा, इधर 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 जाएगा तो हो जाएगा क्या, प्लस। तो जब इधर जाएगा तो जब प्लस होगा तो 3 3 मिलकर कितना हो जाएंगे दोस्तों 6। देखिए ना इस तरीके से हम लोग करेंगे, ए जो आपका प्लस 3x इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस 3x। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस 3, ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3। x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 2x है। 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 3 हो जाएगा आपके पास माइनस 6। माइनस माइनस खत्म, 2 3 यहीं के 6, यानी x बराबर निकल कर आ जाएगा कितना, तो आपके पास 3। तो दोस्तों 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना, तो x बराबर 3। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरीके से दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। खाली सजाने आप लोग आ जाएगा ना, तो आप लोग दोस्तों अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर का। देखिए 1 5 9 13 17 21 25 समानांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान होगा, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। तो अपना ही से बता दीजिएगा कि इसका पदांतर क्या होगा। यानी कि हमें कोई भी दोस्तों 2 को क्रमागत पद लेना है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे ऑयल ले लीजिए, चाहे ऑयल ले लीजिए, कौन लीजिए ना, लेकिन 2 को क्रमागत यानी क्रम ही होना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। तो दोस्तों हम लोग अगर 5 में से 1 को घटाए तो कितना बचेगा 4, 9 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, 17 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 4। यानी कहने का मतलब कि 12 का जो सही आंसर होगा इसके पदांतर के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर में। देखिए एन पदों वाले एपी का योग। अब देखिए यहाँ पर एपी का योग कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको एन का मान दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, आपको इतना एन का मान दिया हुआ है, तो उसका छौगा पद अर्थात S6 से दोस्तों आप लोग को निकालना है, S6 से, यानी कि 6 पदों का योग कितना होगा ये पूछा है। देखिए छौगा पद करने का मतलब कि आप लोग A6 मत निकालिएगा, A6 इसीलिए तो मैंने कोष्ट में दे दिया है अर्थात S6, यानी कि दोस्तों आपको 6 पदों का योग निकालना है। तो दोस्तों एन कहने का मतलब कि कितना पदों का योग हमको पता नहीं है। ठीक है, हम बस ये जानते हैं कि ये n पदों का योग है, हमें क्या करना है कि 6 पदों का योग निकालना है। तो दोस्तों ये जो आप 6 देख रहे हैं वो कहाँ पर है, तो एन के स्थान पर है, तो जहां जहां दोस्तों आपका एन है वहां वहां 6 रख देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 ले लेंगे, तो 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, आप प्लस, क्योंकि भाई हम 6 पदों का योग निकाल रहे हैं, आज जो एन है तो वहां पर ले लेंगे हम लोग 6, आप प्लस हो जाएगा कितना दोस्तों, तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 6 6 के हो जाएगा आपका 36, और 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, और प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 36 12 को जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 48, 1 हो जाएगा दोस्तों आपका 49, यानी 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कितना, तो 49। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 14 नंबर।
नंबर पर देखिए √3 √12 √27 डॉट 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 का अगला पद है। यानी कि दोस्तों इस समानांतर श्रेणी के आपके 3 पद आपके सामने दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि अब अगला पद आप लोग लिखिए या फिर बताइए कि इसका अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारे पास पदों की संख्या है 3 गो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चौथा पद निकालना है। तो जब चौथा पद निकालना है तो चौथा पद के लिए लिख सकते हैं A4 बराबर A प्लस 3D, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी पीछे बताया। ठीक है, एक पद घटा के यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 3D, चौथा पद हमें चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर कैसे आपका यहाँ पर मान निकलेगा। A का मान दिया हुआ है कितना, तो √3, तो यहाँ पर ले लेंगे √3 आप प्लस 3 और जो D का मान है वो तो पता नहीं है, तो D कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कोई भी आप यहाँ पर ले लीजिए 2 को क्रमागत पद और उसका दोस्तों आप लोग अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर उसका अंतर निकालिए। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर √3 और √12 को। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यही ना कि √12 में से बहुत सारा लड़का रूट में घबराता है कि कैसे रूट वाला निकली। अभी देखिए कितना इजी निकालते हैं। √12 में से क्या करेंगे, √3 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग √12 को तोड़ देंगे। तो √12 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, तो 4×3 टूटेगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, √3, यही ना निकलेगा दोस्तों। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 और √3 होता है। अब माइनस कितना हो जाएगा, तो √3। ठीक है, अब देखिए हेजा 2 को √3 है, हेजा 1 √3 है। तो 2 को √3 में से 1 √3 खत्म, यानी निकल गया। तो कौ √3 बचेगा आपके पास, तो केवल दोस्तों 1 √3 बचेगा, 1 √3 बचेगा ना। तो आपका जो सारबंदर जो D है वो कितना निकल कर आ गया, तो दोस्तों आपका निकल कर आ गया √3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो जब आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, √3 प्लस 3 √3। यहाँ पर तो ये जुटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिए कॉमन तो कुछ नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। किसको, √3 को। तो यहाँ पर √3 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 है कितना होता है, यानी 3 को √3 है, 1 √3 को होता है, 4 √3 होता है ना। तो सिंपली रूप से क्या करेंगे, इसको हटाइए, लिखेंगे यहाँ पर 4 और √3 ऐसे। ये जो 4 है ना 4, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये 4 है वो कहीं ना कहीं इसमें से निकल कर आया है, रूटवा में से निकल कर आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे फिर से। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 चौके 16, वही में भेज देंगे जो में से आया था। तो कितना हो जाएगा, तो √3 और 4 को वही में घुसा देंगे तो कितना नहीं हो जाएगा भाई, 16, क्योंकि 16 ही क्या किया था, वर्गमूल निकाला था तब निकल कर आया था 4 और 16 को 3 से गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो √48। भाई बोले समझा मेरे बातों को ध्यान से। तो यहाँ पर √48 क्या होगा, 14 का सही आंसर होगा। तो आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं कि रूट वाला कैसे निकाले, बस समझना है ध्यान से, कोनो नहीं आप लोग से छूटेगा। कहिए रहे अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में कुल जितने सारे क्वेश्चन है अगर आप लोग दोस्तों इसे अच्छे से समझ लेते हैं और इनका सही तरीके से आप लोग दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको दोस्तों कोई भी समानांतर श्रेणी में जो प्रश्न होगा वो आपको छूटेगा ही नहीं। किसी ना किसी तरीके से दोस्तों आप लोग उसको बना ही लीजिएगा। बस आप लोग को बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। अब बात करते हैं 15 नंबर पर। देखिए एपी का सार्वंतर निम्न में से हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने समानांतर श्रेणी को अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि किसी भी एपी का जो सार्वंतर, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा सार्वंतर होगा एपी के लिए वो धनात्मक ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो ऋणात्मक ही हो, और ये भी कोई जरूरी है कि 0 ही हो। यानी जो आपके एपी का सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और चाहे तो शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ये नहीं मानकर चलेंगे कि किसी भी एपी का सार्वंतर धनात्मक होता है। तो भाई ऋणात्मक भी तो निकलता है ना, कभी कभी तो उसका एपी जो सर्वांतर है उसका जो सर्वांतर 0 हो जाता है। तो बोलेंगे कि इसमें आपका जो सही आंसर होगा 15 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी उपयुक्त सभी। अब देखिए 16 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है। तो भाई बोले अब आपको ये देखना है कि 2 अंक वाली जो आपकी संख्या है वो कौ है आपका, और उसमें से देखना है कि उन संख्याओं में से कौ संख्या आपका 3 अंक से कटने वाला है। और यही दोस्तों आप लोग से यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपका 2 संख्या किसके बाद आता है, किसके बाद आता है भाई बोले, तो 9 के बाद आता है। तो 9 के बाद क्या आता है, तो दोस्तों आपका 10 आता है ना। तो ये क्या हो गया, 2 अंक। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, इसी प्रकार से डॉट 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 है। ये कहाँ तक 2 अंक रहेगा अपने अस्तित्व के रूप में, तो दोस्तों ये रहेगा 99 तक। कहाँ तक रहेगा भाई बोले, 99 तक। लेकिन देखना ये है कि इसमें 3 से कटने वाला कौन है भाई, तो जो 10 होगा वो 3 से नहीं जाएगा। हम लोग जो प्रारंभिक जो अंक देख रहे हैं प्रारंभिक 10, तो पहले क्या करेंगे 3 से हम लोग दोस्तों 10 को कटाएंगे, 3 के 9, 10 में से 9 जाएगा
तो 1, यानी कहने का मतलब कि 10 में जो 1 है वो फालतू है। अगर 1 नहीं रहता तो हमारा 3 पूरी तरह विभाजित हो जाता। तो 10 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 1 को घटा देंगे तो हमारे पास एक अंक निकल कर आएगा। कौन है, तो दोस्तों 9। जबकि चाहिए को अंक वाला तो 2 अंक वाला, तो क्या करेंगे, तो हम लोग दोस्तों भाजकवा में से घटा देंगे। देख रहे ना, भाजक में से घटाएंगे, याद रखिएगा। तो भाजक है 3, 1 को घटा दीजिए तो कितना निकल कर आएगा आपका भाजक, तो हो जाएगा 2। आज जितना भाजक निकला ना वह भाजकवा को हम लोग अपने भाज में जोड़ देंगे। आज जो भाज है वो कितना है, तो वो है दोस्तों आपके पास 10। तो 10 दो कितना होगा, तो 12। यानी कहने का मतलब कि आपके 2 अंकों वाली संख्याओं में जो प्रारंभिक जो 2 अंक वाला जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 12, जो कि 3 से कटेगा। तो an की जगह पर रख लेंगे कितना, तो 99। आज जो आपका प्रथम पद होगा दोस्तों 12 प्लस n माइनस 1, और डी का जो मान होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा आपके पास 3। तो हो जाएगा 12 आप प्लस n को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n, और माइनस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। 12 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना भाई मोरे, 9। और 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 99 माइनस हो जाएगा 9, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3n। 99 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 90, अब बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3n। 90 को 3 से कटाएगा तो कितना आएगा, 30 90। यानी कहने का मतलब कि जो आपके n का मान है वो दोस्तों निकल गया आपका 30। तो आपके 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके एपी में 3 संख्या दिया हुआ है। अब वो 3 संख्या कौन है ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपको भी पता नहीं कि इन चारों में से कौन सा आपका सही आपका ऑप्शन होगा, जिसमें तीनों संख्याओं का दोस्तों जो योग होगा वो है 24 है, आज जो वर्गों का जो योग होगा वो है 200। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो मैं दोस्तों अभी आप लोग को इस वीडियो में इसका कैलकुलेशन करके मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसके लिए ऑलरेडी पहले से एक अलग वीडियो दोस्तों इसके लिए बना दूंगा प्रॉपर। उसमें दोस्तों क्या कीजिएगा, आप लोग इसका सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करके कैसे हम लोग इन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसी बेस के आधार पर अगर कोई दूसरा दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चनों का आप लोग अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर क्या कीजिएगा आप लोग दोस्तों ओपन करके देख लीजिएगा। लेकिन 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 आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग उतना टाइम दे इस 1 नंबर ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमें क्या करना है कि यहां पर इसका जल्दी से हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि इसका कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले हम लोग कैसे इसको दोस्तों पता करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 संख्या है जिनका योग 24 और उनके वर्गों का योग 200 है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अगर आप चारों ऑप्शन के जितने भी आपके 3 जो संख्या है प्रत्येक ऑप्शन में अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका योग 24 मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये बोलिएगा कि सर जब चारों ऑप्शन में से प्रत्येक ऑप्शन में जो 3 संख्या है अगर इन तीनों का योग 24 है तो उस स्थिति में हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं 3 इस एपी वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको इतना तो पता है 12 और 8 कितना होता है 20, 20 4 कितना 24, 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 14, और 14 10 कितना होगा 24, ठीक है। ये भी आपका 24 से होगा, ये भी आपका 24 से होगा। लेकिन हम पता कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हमारा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे इस एपी के लिए राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका योग तो सही नहीं मिला, योग सही नहीं मिला, लेकिन हमारे पास एगो अभी भी हमारे पास रास्ता है और वो है वर्ग वाला। कौन है, वर्ग वाला। अरे हालांकि हमारे पास योग सबका समान आ गया लेकिन वर्गों का योग कभी समान नहीं आएगा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, प्रत्येक ऑप्शन में से दोस्तों क्या कीजिएगा, जितने भी आपके प्रत्येक 4 ऑप्शन है वो प्रत्येक ऑप्शन की तीनों संख्याओं को दोस्तों वर्ग करके आप लोग जोड़िए। अगर जिस ऑप्शन की तीनों संख्याओं का वर्ग का योग अगर 200 आ जा रहा है तो दोस्तों वो आपका जो ऑप्शन है वही इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसे तो आप लोग दोस्तों करके देखिए। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो यहां पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64, और 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 का हो जाएगा दोस्तों 144। जोड़िए तो इसका 200 आता है कि ना, तो 144 से 16 कितना हो जाएगा, तो 144 से 10 154 है, 154 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160 है, और 60 दूनी के 120 यानी 220 से 4 हो जाएगा 224। तो दोस्तों 224 आ रहा है लेकिन 200 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है।
है, गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में 6 का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। तो 6 6 कितना होता है 36, 8 का वर्ग करेंगे 8 कितना होता है 64, 10 नहीं है कितना होता है, तो होता है आपका 100। जोड़िए सबको। तो दोस्तों 64 36 कितना होगा, तो 64 में 6 जोड़ेंगे तो 17 17 30 100 कितना होगा, अरे भाई बोले 200। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी क्या करेगा, जिसको दोस्तों बनाना होगा वो अपना कैलकुलेशन करते रह जाएगा। उतना में दोस्तों आप लोग 3 4 5 को क्या कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन होगा आप लोग अच्छी तरीके से उसका सही आप लोग दोस्तों ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोग इसी प्रकार से करके आपको दोस्तों उसका सॉल्यूशन करना है। ले चलता हूं मैं दोस्तों आप लोग के 18 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। किसी समानांतर श्रेणी में एसएन माइनस एस एन माइनस 1 श्रेणी के पद का मान होता है, तो दोस्तों वो मान होता है आपके एन का, किसका, तो एन का। तो आपके 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेट कर लीजिएगा। अब इसका कहां पर उपयोग करेंगे मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 19 नंबर पर। देखिए इसमें बोला जा रहा है यदि किसी एपी का समान पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर होगा। तो दोस्तों सिंपली रूप से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा 3n+5 है क्या, तो वो है दोस्तों आपका an, ठीक है। तो एपी का समान पद तो यानी वो an है, यानी कितना पद है आपको पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं an यहाँ पर ले चुके हैं और an का मान दिया है 3n+5। तो दोस्तों आपको पता है कि nवा पद है हमारे पास 3n+5 है, तो हमारे पास एकवा पद कितना होगा, एकवा मतलब पहला पद, तो n की जगह पर 1 रख देंगे। तो 3 एकम कितना होगा 3, 3 में 5 जोड़ देंगे कितना निकलेगा, तो हमारे पास 8। अब क्या करेंगे a2 निकालेंगे उसी प्रकार से, तो 2 रख दीजिए n के स्थान पर, 3 दूनी के 6 और 6 5 हो जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। उसी प्रकार से a3 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका a3, तो 3 के 9 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो आपके पास क्या है, आपके पास दोस्तों 3 ठो संख्या मिल गए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एपी के रूप में सजा लेते हैं। तो एपी के रूप में सजाइए, चाहे बस ये कोई जरूरी नहीं है 8 11 14, ठीक है, यही है ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11 में से हम लोग 8 को घटाएंगे क्योंकि एपी में है और 2 क्रमागत पद लिए हैं, तो दोस्तों भाई मोरे आप लोग याद रखिएगा अंतिम में से प्रारंभिक पद, ठीक है। तो अंतिम होगा 11, प्रारंभिक होगा 8। 11 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी कि 8 2 से 11, ये 14 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी सर्वांतर समान है, यानी 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। 20 नंबर में देखिए आप लोग से क्या बताया जा रहा है, यदि एपी के पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी है तो पी और क्यू पदों का योग होगा। तो दोस्तों पूछा है आप लोग से कि पी पदों का योग क्यू, तो पी पदों का योग यानी कहने का मतलब कि एस पी बराबर दिया है क्यू, फिर बोला है क्यू पदों का योग यानी एस क्यू बराबर दिया है पी क्यू, क्योंकि हम लोग पदों के योग को एस एन से प्रदर्शित करते हैं। तो पी और क्यू पदों का योग होगा, तो पी और क्यू पदों का योग यानी जो पी है ना हाई क्यू है ना, तो इनका योग कितना होगा, तो ये करें दोनों को जोड़ दबल जाए, जो निकल कर आया है ना पी और क्यू, इसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना निकल कर आएगा पी प्लस क्यू। तो आपके 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा, जो नहीं बनाए होंगे, जिससे दोस्तों समांतर श्रेणी नहीं समझ में आती होगी या जिन्होंने समांतर श्रेणी ना पढ़ा हो, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। बोला है एपी का छठा 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 कैसे लिखेंगे, तो वो करा के लिखेंगे ऐसे A6 है, तो A6 को लिख सकते हैं A+5D, ठीक है। और जो छठा पद है वो कितना दिया है, तो वो दिया हुआ है दोस्तों आपके यहाँ पर 13। यहाँ पर फिर बोला है 12वां पद, तो 12वां पद कहने का मतलब कि A12, तो A12 का जो मान है वो लिख सकते हैं हम लोग कैसा, कम करके घटा के, तो हो जाएगा A+11D। और उसका भी मान दिया है कितना भैया, तो 25। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर विलोपन का हम लोग दोस्तों नियम का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी को विलोप करेंगे, तो दोस्तों विलोप करेंगे तो हो जाएगा चिन्ह, यहाँ चिन्ह का होगा चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए विलुप्त हो जाएगा, ए आपका कट जाएगा। 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा -6, क्योंकि 6 5 11, 11 का चिन्ह लेंगे, 11 बड़ा है तो -6 हो जाएगा डी। आप बराबर 25 में से 13 को घटाएंगे तो 25 में 13 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो होगा 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -12, दोनों तरफ माइनस खत्म, 6 दूनी 12, यानी सर्वांतर निकल के आ जाएगा आपका डी बराबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी डी के मान को हम एकरा में चाहे एकरा में दोनों में से कोनो एक में रख के ए का भी मान निकाल लेंगे। A+5D
बराबर 13 से, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5। डी का मान कितना निकालते हैं भाई मोरे 2, ठीक है। 5 दूनी के 10 हेन लेके जाई तो 13 में से 10 जाई तो ए के मान मिली कितना, तो दोस्तों ए के मान मिली 3। तो देखिए आपके पास ए निकल कर आ गया 3 और डी का जो मान है वो दोस्तों निकल कर आ चुका है 2। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो चाहिए 20वां पद। तो 20वां पद क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, निकालेंगे किस तरीके से, तो ए 20 से निकालेंगे, ठीक है। ए 20 से हम लोग निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए 20 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, तो ए 20 बराबर हो सकता है ए प्लस 19 डी। ए का मान दोस्तों कितना आया था 3 प्लस 19, आज जो डी का मान है दोस्तों वो आपको निकल कर आया था कितना, तो 2। तो 19 दूनी 38 और 38 3 कितना होता है 41, यानी कि दोस्तों आपका जो 20वां पद होगा वो हो जाएगा 41। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 22 नंबर पर। देखिए 22 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। 15 पदों का योग यानी कि आपको निकालना है एस 15, ठीक है, इसका मान निकालना है। दिया है आपका प्रथम यानी कि जो आपका ए है वो दिया हुआ है कितना दोस्तों, तो वो दिया हुआ है 5। आज जो अंतिम को किसे सूचित करते हैं दोस्तों, तो अंतिम को एन से सूचित करते हैं और या तो एल से सूचित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो वो दिया है दोस्तों आपको कितना, तो 75। तो भाई मोरे कैसे निकालना है आप लोग ध्यान से मेरी बातों को समझते रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि दोस्तों अगर आप लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए प्रथम पद दे दे और अंतिम पद दे दे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि एन का जो फॉर्मूला है वो ये लगाते हैं कि n/2 आई इंटू हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा एन, क्योंकि एन ना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने इसका ए जुड़ जाता है तो हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बतिया एक है, अलग अलग ना है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपके एन का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, तो 15 पदों का योग निकालना है ना। तो यहाँ पर भी रखेंगे 15, अब बाटा हो जाएगा 2। ए का जो मान था वो कितना था दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ मैंने बताया था आप लोग को 5 प्लस अंतिम पद कितना था भाई मोरे, तो 75, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, तो 15 बटा में 2 75, 5 हो जाएगा आपका 80 को 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 40 और 40 को क्या करेंगे 15 से हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना निकल कर आएगा 15 चौके 60 यानी कि 600 यानी कि आपके 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 23 नंबर पर। देखिए एपी 7 13 19 205 के पदों की संख्या है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि मतलब 7 से लेकर 205 तक टोटल कौ गो पद है, तो आपको पदों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ए का मान होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा 7 और उस प्रकार से दोस्तों आपके पास जो डी का मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो आप 13 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 13 में से 7 को घटाएंगे तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एन का मान आपको दिया है अंतिम पद कहता है भाई मोरे 205, तो यहाँ पर हो जाएगा 205। और सूत्र की सहायता से क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो आपको सूत्र पता है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपका एनवे का है ना, तो यही आपको निकालना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन के स्थान पर लिख लेंगे 205 बराबर ए के स्थान पर लिख लेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 6 एन माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 6 प्लस 7 माइनस 6 कितना बचेगा, तो केवल बचेगा दोस्तों आपका +1। +1 को 205 की ओर क्या करेंगे घटा देंगे तो बचेगा इधर कितना, तो 6 एन। तो 205 में से आपका एक हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 200 आपका 4 यहाँ हो जाएगा आपका 6 एन, कटेगा तो घटा दीजिए। तो दोस्तों कटाइए तो कटेगा तो 6 दूनी 12 6 3 18, तो 3 बार में 6 3 18 आ 2 इधर गया तो 6 में 6 18 6 चौके 24 यानी 34 गो पद है, 34 गो पद है भाई मोरे। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 34 पद, ठीक है। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो 11 में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो कहिए रहे दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, अगर समानांतर श्रेणी में है तो प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा आपका समान होगा, जिसको हम लोग सरबंधर के रूप में जानते हैं कि ए को मान लेंगे हम लोग A1, बी को मान लेंगे A2 और सी को मान लेंगे हम लोग A3, जैसा कि आप लोगों ने पहले किया था। तो दोस्तों आपका A1 है A, आपका A2 है B, तो हम लोग A2 में से क्या करेंगे, A2 में से दोस्तों हम लोग A1 को घटाएंगे, A3 माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका A2 आपका हो जाएगा यहाँ पर B माइनस A1 आपका हो जाएगा दोस्तों कौन, तो A, और A3 आपका हो जाएगा यहाँ पर C, A2 हो जाएगा आपका कौन, तो आपका हो जाएगा दोस्तों B। जो आपका B है इधर जो माइनस B है ये इधर चला जाएगा तो B अभी हो जाएगा प्लस B, C माइनस जो A है ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा C प्लस A, B मिल के हो जाएगा यहाँ पर 2B हो जाएगा A प्लस C यानी 2B बराबर A प्लस C। देखिए तो कौन में है 2B बराबर A प्लस C यानी ऑप्शन नंबर डी में 24 का जो सही
सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी अगर आपका समांतर दिया हो तो उसके लिए दोस्तों हम लोग पदों के योग को निरूपित करते हैं किस रूप में, तो एन बटा 2a समांतर दिया हो तब तो एन बटा 2a इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। तो दोस्तों ये सर का फार्मूला है, मतलब योग को निरूपित करता है ना इन पदों के योग को। तो ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, देखिए है दिया है, देखिए ध्यान से साफ साफ दिख रहा होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 26 नंबर पर। देखिए 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग कितना होगा। 8 के प्रथम, तो भाई बोले 15 गुर्जों को योग बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एपी का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 के प्रथम यानी पहले 8 हो जाएगी, फिर 8 के अगला गुणज हो जाएगी 16, फिर एक अगला गुणज हो जाएगी 24 का जना पहाड़ों जना है और तरीके 24 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखिएगा 15, तो 15 8 है 20 से, तो 15 गुणजों का तो 15वां, ये इसका जो 15वां गुणज होगा वो कितना होगा 20 से यानी 120। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए आप लोग होतना बंद निकालिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तहारा हेजा मिल जाता है a बराबर 8। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जा रहा है an बराबर 120, यानी प्रथम पद मिल गया है और साथ ही आपको अंतिम पद मिल गया है। और खुशी की बात यह है कि आपको पदों की संख्या भी मिल चुका है, n बराबर कितना तो 15। तो योग निकल नहीं जाएगा कौन सूत्र से, तो दोस्तों वो निकल जाएगा आपके एस n बराबर n बटा 2 आई इंटू ए प्लस an सूत्र से निकलेगा ना, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 200 गुणों का योग निकालना है, तो एस 15 ले लेंगे और हमारे पास जो दोस्तों n का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 15 बटा हो जाएगा 2, और जो प्रथम पद है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8, और जो अंतिम पद है तो हो जाएगा हमारे पास 120 15 बटा में 2 गुणा हो जाएगा 120 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौके 12 2 चौके 8 यानी 64, 64 को 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 64 दहा में हो जाएगा 640 है, और 640 का आधा हो जाएगा 320 है, तो 320 में 640 को जोड़ देंगे तो 960 है। तो देखिए तो 960 कोना में है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यदि 2a 26 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है, हाँ भाई क्रम वाला पद है, ठीक है क्रमागत से एने होने से नहीं आया है, ऐसा इसलिए बोला क्रमागत ताकि आप लोग को सर्वांतर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ए का मान है, तो दोस्तों आपको ए का मान यहाँ पर बताना है कि ए का मान कितना है, मतलब कि पहले का पद पता बा और इसका तीसरा का पद पता बा और दूसरा का उड़ा देले बा। ठीक बा, तो हमको दूसरा का पद ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास क्या क्या है। अपने जीवन में भी दोस्तों हमको यही देखना चाहिए। बहुत सारे इंसान ये परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है, हम इतना दुखी हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो क्या नहीं है उसको छोड़िए बाद में, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है, जो दिया है सबसे पहले उसके लिए हम लोग को भगवान को खुशी मनाना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें देखिएगा जो नहीं दिया है उस पर सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि आपको दिया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपको दिया हुआ है ए का मान, यानी कि प्रथम पद कितना तो 2, और साथ ही दिया हुआ है दोस्तों आपका एन। अब भाई 3 को पद है तो इसका अंतिम पद एन ना होगा, एन यानी A3, तो A3 का मान दिया हुआ है कितना तो आपका 26। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 का मान 26 और साथ ही सर्वांतर गायब है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग A3 को निकालेंगे, इतना दोस्तों आपको दिया हुआ है, ध्यान से बात को समझिएगा। तो A3 बराबर होता है कितना तो A प्लस 2D, A3 है कितना दोस्तों तो 26, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 26। अब जो A का मान है वो था कितना तो आपके पास 2, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 2 के स्थान पर हम लोग A का स्थान पर ले लेंगे 2, तो 2 प्लस 2D बराबर में 26 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, इधर जाएगा तो घटेगा, तो 26 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 24 है, और 24 को 2 से कटा दीजिए तो कितना बचेगा तो 12 दूनी के 24, तो यानी सर्वांतर जो होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डी का मान 12, निकल गया ना 12। धीरे धीरे सब कुछ होता है, तो सबसे पहले हमारे पास सर्वांतर आया,
उसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, a2 लेंगे। तो a2 बराबर होता है कितना था, a प्लस डी, ए को घटा के, और ये आपको पता है कितना है भाई हो रहे तो 2, क्योंकि कभी भी पुरानी चीज को भूला नहीं जाता है, पुरनके का मान रहा है। तो ए का मान दिया हो कितना था 2, प्लस डी का मान कितना है तो 12, यानी 12 2 हो जाएगा 14। कहने का मतलब कि आपके इसका जो दूसरा पद होगा इस एपी का वो हो जाएगा 14। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 28 नंबर पे क्या बोला जा रहा है आप लोग से, एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करने वाली संख्याओं की एक सूची। तो दोस्तों वो श्रेणी कहलाती है, याद रखिएगा ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, निम्न में से अंतिम पद कौन सा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अंतिम पद को ये तो योग को निरूपित करता है, एशियन का मतलब योग को क्या करता है, व्यक्त करता है। अंतिम पद को हम लोग दोस्तों एन से भी सूचित करते हैं और साथ ही एल से भी सूचित करते हैं, इसीलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। तो आपका 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग सूत्र कौन सा है। तो धन पूर्णांक मतलब देखिए दोस्तों आपका जीरो नहीं धनात्मक पूर्णांक है और नहीं आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक और ऋणात्मक हम लोग +1 और दोस्तों -1 से क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब +1 लेंगे तो +1 के बाद आएगा +2 +3 पूरा अंक। तो कहीं ना कहीं इसकी गिनती प्राकृतिक संख्या में हो जा रही है। और मैंने आप लोग बताया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, उसका एक सूत्र लेते हैं एन बराबर, जिसका मान होता है n × n + 1/2। तो दोस्तों ऐसा देखिए तो कहीं पर है आपके ऑप्शन में, तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। 31 नंबर बोला जा रहा है कि जिस श्रेणी के पद निम्न में से होते हैं। तो दोस्तों देखिए किसी श्रेणी के जो पद होंगे वो या तो दोस्तों आपके निश्चित होंगे या तो दोस्तों आपके अनिश्चित होंगे, जिसको परिमित और अपरिमित के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी कि जब किसी एपी का अंतिम पद ज्ञात हो तो बोलेंगे कि वो हमारी एपी परिमित है, और जब किसी एपी का अंतिम पद ज्ञात नहीं हो तो उसको बोलेंगे कि वो हमारी अपरिमित है। जैसे कि हम यहाँ पर 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें और डॉट है, और हम मान के चलते दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 20। तो यहाँ पर 20 तक ही रुक गया है। तो इसका अंतिम पद हमको पता है वो कितना है, तो दोस्तों हमारे पास 20 है। ठीक है, तो बोलेंगे कि ये कैसी है हमारी दोस्तों, आपकी जो एपी हो कैसी है, तो ये है दोस्तों आपकी निश्चित, यानी कि वो परिमित है। अगर हम यहाँ पर ले लें दोस्तों इस तरीके से मान के चलते हैं, अगर हम 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें और डॉट है, आई अंतिम पद उड़ा दे और सही डॉट कर दे, इसका मतलब कि कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, मतलब इसका अंतिम पद आपको पता ज्ञात नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए, यह अपरिमित है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे अपरिमित को अनंत, जो आपका परिमित है उसको बोलेंगे निश्चित। तो निश्चित भी होता है और अनंत भी होता है। तो आपके 31 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, 32 नंबर बोला जा रहा है श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों श्रेणियां कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपकी जो समानांतर श्रेणी होती है उसकी बात नहीं कर रहा है। समानांतर श्रेणी दोस्तों आपके 2 प्रकार की होती है, और श्रेणियां जो होती है वो दोस्तों आपके 3 प्रकार की होती है। तो श्रेणियां जो होती है वो 3 प्रकार की कौन कौन से होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों पहला आपकी जो श्रेणी है वो तो है समानांतर श्रेणी, और जो दूसरा श्रेणी है वो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, और जो तीसरा है आपकी वो है दोस्तों आपकी हरात्मक श्रेणी। तो आपको केवल 10 क्लास में गुणोत्तर और हरात्मक को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है केवल समानांतर श्रेणी को। लेकिन मैंने आप लोगों को ज्ञान के लिए बता दिया कि श्रेणियां जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ना कि 2 प्रकार की होती है। इसलिए आपके 32 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, देखिए जिस बच्चे को समझ में आया होगा तो यहाँ पर दिया है गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ये 3 श्रेणी होता है। ठीक है, यदि किसी श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर एक स्थिरांक मतलब स्थिर हो, नियत हो, अचर हो, नाम बदले भाई मोरे, तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा गुण हम लोग देखते हैं समानांतर श्रेणी में। और यदि किसी भी समानांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों को उठा लिया जाए और उसके अंतिम में से प्रारंभिक पदों को घटाया जाए और ऐसा किसी भी 2 क्रमागत पदों के साथ किया जाए तो दोस्तों जो आपको अंतर प्राप्त होता है वो आपको स्थिर ही प्राप्त होता है, समान ही प्राप्त होता है। तो वो होता है आपका समानांतर श्रेणी। इसीलिए 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सार्वंतर का संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों इसमें सार्वंतर का जो संक्षिप्त रूप है वो कौन सा है, मतलब आप लोग सार्वंतर को किसे सूचित करते हैं। तो कई बार दोस्तों मैंने लिखा है सार्वंतर के लिए डी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डी को डिफरेंस बोलते हैं और ए को सूचित करते हैं सी डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों हम लोग सार्वंतर को डी से भी सूचित करते हैं और नहीं तो सी डी से भी सूचित करते हैं। इसीलिए 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हयो हो जाएगा और आपका हयो हो जाएगा, हाई नहीं होगा। ठीक ना। 35 नंबर बोला जा रहा है एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद डॉट अब क्या भराएगा आप बताना, अपने पद में एक निजी संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका मानक रूप में। तो देखिए हमको क्या करना है दोस्तों, जब हम लोग समानांतर श्रेणी यानी एपी का जब हम लोग मानक रूप अगर दोस्तों हम लोग लेंगे एपी के लिए तो दोस्तों हमारा मानक जो रूप होगा वो कैसा प्राप्त होगा बताइए। तो वो दोस्तों हमें प्राप्त होगा A1 A2 ऐसे दोस्तों A1 और उसके बाद आपको प्राप्त होगा
होगा A2, और फिर प्राप्त होगा A3, और फिर प्राप्त होगा A4, उसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो A1 को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट A ही लिखते हैं, ठीक है। A2 को लिखते हैं हम लोग A प्लस डी, A3 को लिखते हैं हम लोग A प्लस 2D, और A4 को लिखते हैं हम लोग कितना, तो A प्लस 3D। उसी प्रकार से डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा, यानी सबके साथ D दिखेगा। लेकिन आपको ये देखने में लग रहा होगा इसमें कि किस पद में आपका D नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका पहला पद है ना ए का में बिल्कुल भी क्या है, आपका D नहीं है। तो क्या बोला है, एक समानांतर श्रेणी संख्या की कैसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निजी संख्या जोड़ने पर, तो निजी संख्या कौन होता है, वो आपका सर्वांतर होता है। और ये जोड़ा गया है किसमें, तो दोस्तों दूसरा पद से जोड़ा गया है। देखिए दूसरा पद है तो वो में सर्वांतर है, तो D है। तीसरा पद है तो वो में सर्वांतर है, तो D है। तो दोस्तों ये आपका जो चौथा पद है वो में सर्वांतर है, तो इसमें भी जोड़ा गया है D। लेकिन जो पहला पद है इसमें आपका D नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर जो खाली स्थान होगा वो होगा प्रथम पद को छोड़कर, यानी पहला पद को छोड़कर। तो आपके 35 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं 36 नंबर पर। देखिए इसमें आप लोग से क्या बताया जा रहा है, यदि किसी एपी में बाद वाला पद पहले वाले पद से छोटा हो तो उस एपी का अंतर होगा। यहाँ पर आप लोग ऐसे समझिएगा, आपका दोस्तों कोई यहाँ पर एपी है, ठीक है। तो एपी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अब बोला है कि बाद वाला पद पहले वाले पद से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दोस्तों कितना, 4 कोमा छोटा बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रमागत है ना, तो हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, तो ऋणात्मक। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो अंतर यानी सर्वांतर जो होगा वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न में, इनमें से वर्धमान समानांतर श्रेणी कौन सी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा भाई मोरे कि वर्धमान का मतलब क्या होगा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारी समानांतर श्रेणी है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। दोस्तों समानांतर श्रेणी को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला दोस्तों बांटा गया है इनके निश्चित और अनंत के आधार पर, और दूसरा आपका बांटा गया है दोस्तों व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम के आधार पर, आरोही और अवरोही क्रम के आधार पर। तो दोस्तों आप लोगों ने जान चुका कि बढ़ते और घटते क्रम में क्या होगा कि जब आपके कोई एपी अगर आएंगे, अगर उस एपी का प्रत्येक पद अगर बढ़ता चले जाएगा, जैसे कि हमने कोई एपी दोस्तों क्या किया, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हमने कोई यहाँ पर एपी ले लिया, ठीक है। जैसे कि मान के चलते कोई व्यक्ति का नौकरी है, उसकी शुरुआती पेमेंट है दोस्तों मान के चलते हैं उसके पास शुरुआती पेमेंट है 500, और हर साल उसका जो पेमेंट है बढ़ता जा रहा है कितना, 50-50 रुपया, ठीक है। मतलब हर महीना मानिए ना, साल में कि भाई 500 रुपये कमा रहा हो, हर महीना मानिए ना 550 रुपये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 550, फिर हर एक महीना बाद फिर उसका पेमेंट बढ़ जाएगा कितना, 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 600, फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 650। तो यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बिल्कुल भी घट नहीं रहा है। बात को समझ रहे हैं ना। और इसी का अगर वो अपोजिट कर दें, यानी कि 650, अब फिर हो जाएगा कितना 600, ठीक है। अब फिर हो जाएगा कितना, मतलब इसका सैलरी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 600 के बाद आपका 550 है। तो एक का बोलेंगे हार समान श्रेणी, क्योंकि इसमें हार्स हो रहा है, ये घट रहा है, और जो बढ़ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग वर्धमान श्रेणी। और आप लोगों ने परिमित और अपरिमित को समझ ही लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार में आपके श्रेणियों के 4 प्रकार होते हैं, किसके, तो समानांतर श्रेणी के। तो आप लोग दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका वर्धमान है जो बढ़े। देखिए हाई जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी है ही नहीं। जब समानांतर श्रेणी ही नहीं है तो इसका तो हम लोग बातें नहीं करेंगे कि वर्धमान है कि हर्षमान है, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके 2 पदों का क्रमागत पदों का अगर आप लोग दोस्तों इसका अंतर निकाले तो प्रत्येक अंतर आपको दोस्तों समान प्राप्त नहीं होगा, भिन्न प्राप्त होगा, इसलिए आपका समानांतर श्रेणी नहीं है। देखिए 12 बताया है 16 बताया है 20 बताया है 24, यानी बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका वर्धमान समानांतर श्रेणी है। और साथ ही कौन सा है, तो ये दोस्तों अपरिमित है, क्योंकि इसका अंतिम पद पता नहीं है। ये देखिए √16 है, √18 है, √32 है। तो दोस्तों आप ही लोग बताना कि √16 बड़ा होगा कि √18 बड़ा होगा, आप ही लोग बताना सोच समझकर। कभी बड़ा होगा तो √18 जो होगा √16 से बड़ा ही ना होगा, और जो √32 होगा √18 से बड़ा ही ना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बी है वो भी हमारा क्या है, वर्धमान समानांतर श्रेणी है। तो हमारे 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न पर, यदि 4 x1 x2 x3 28 समानांतर श्रेणी एपी में है तो x3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको x3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x3 मान निकालने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। तो दोस्तों आपके पास दिया हुआ है a का मान 4, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है an का मान 28, ठीक, an का मान 28 दिया हुआ है। तो दोस्तों an का मतलब कि को पद है, टोटल पदों की संख्या देखिए को दिया है n पद को है। तो आपके दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर 4 को 5 को, यानी 4 1 x1 2 x2 3 x3 4 28 5। तो n बराबर दिया है दोस्तों आपका 5 को। तो n दिया है 4 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। तो 5 को
है ना, तो A5 बराबर लिख सकते हैं, A का मान हो जाएगा आपका 4। बात को समझिएगा मेरा। अब प्लस आपका ये 5 है तो हो जाएगा 4D। तो दोस्तों हम लोग D का स्थान पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो D का स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, हम लोग DA लिख लेंगे। अब A5 है तो A5 कितना दिया है आपका, हेजा 28 दिया है, तो ले लेंगे 28, ठीक है। प्लस 4 है, एक करके ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -4, आप बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा दोस्तों 4D। 28 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 24 बराबर 4D, ठीक है। 28 में से 4 को अगर आप घटा दें तो बचेगा दोस्तों 24 बराबर 4D। 24 को 4 से घटा देंगे तो D का मान निकल जाएगा 6, 6 चौके 24। तो दोस्तों आपके पास D का मान हो गया कितना, तो 6। निकालना है X3, तो X3 करने का मतलब कि आपको A3 निकालना है। A3 नहीं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। X3 यानी कि 1 2 3 4 चौथा पद, तो A4 निकालना है, A4। तो A4 बराबर होता है कितना, तो A + 3D होता है ना। तो A का मान कितना है, तो दोस्तों 4 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 4 प्लस 3, D का मान निकला था कितना, तो 6 चौके 24 यानी 6 और 76 18 और 18 4 कितना होता है 22। यानी कि आपका सही आपका जो आंसर होगा X3 का वो निकल कर आ जाएगा 22। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यदि किसी AP का अंतिम पद an और सर्वांतर D हो तो उससे अंत से nवां पद का मान निम्न में से होगा। अंत से बोला है, अंत से। तो देखिए दोस्तों कभी भी अगर आप शुरू से निकाल रहे हैं ना, मतलब कि अगर आप लोग दोस्तों बाएं से दाएं की ओर अगर आप लोग nवां पद निकाल रहे हैं तो उसके लिए सूत्र होता है an बराबर, क्या जाना सही बाकी ना, an बराबर होता है A + n - 1 × D। जब आप लोग कहां से बाएं से दाएं की ओर निकालिएगा तब, ठीक है, यानी प्रारंभिक से अंतिम की ओर क्या कीजिएगा, निकालिएगा तब, हाई सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है कि अंतिम पद से निकालना है। तो दोस्तों अंतिम पद में आपका जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, तो अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। और हमको अंतिम पद से क्या करना है, हमको बाहर निकालना है। तो अंतिम पद के लिए क्या हो जाएगा, आपका an ही आपका प्रथम पद यानी कि आपका A हो जाएगा। तो सूत्रवा हो जाएगा क्या चीज, तो हम लोग यहाँ पर L ले लेंगे, L से दिखा देंगे L, ठीक है। an का मान निकालने के लिए L बराबर प्रथम पद एक जगह पर क्या हो जाएगा आपका an, तो ले लेंगे हम लोग an। लेकिन क्या होगा दोस्तों, आप लोग सूत्र जाते थे उसमें था an बराबर A + n - 1 × D, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्लस था ना वो हो जाएगा आपका माइनस, बाकी जो कहते हो n - 1 × हो जाएगा आपका D, क्योंकि सर्वांतर का चिन्ह बदल जाएगा। उस टाइप अगर आपके बाएं से अगर दाएं की ओर अगर आपके सर्वांतर का चिन्ह था आपके धनात्मक, तो दोस्तों दाएं से बाएं की ओर आपके सर्वांतर का जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा चिन्ह आपका माइनस। तो ऐसा सिचुएशन किस में दिख रहा है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। तो वो दिख रहा है दोस्तों आपके an - 1 × D, और an को ही हम लोग सूचित करते हैं L से भी सूचित करते हैं। तो दोस्तों B और C दोनों हो जाएगा। तो आपका 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। तो हम लोग ऑप्शन नंबर D को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 40 नंबर में आप लोग से क्या बताया जा रहा है, AP के अंतिम पद an से परिभाषित होता है। तो दोस्तों देखिए A1 है, हाई A2 है, हाई A3 है और डॉट है जा गया an। तो इसे क्या परिभाषित होता है, तो दोस्तों इसे ये पता चलता है कि हमारा क्या चाहिए, ये हमारा अंतिम पद है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो AP है वो दोस्तों हमारा परिमित है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको इसका अंतिम पद पता नहीं है, पता है। तो an से यही परिभाषित होता है कि हमारा जो AP है वो परिमित AP है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 41 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, 41 नंबर बोला जा रहा है यदि किसी AP में an बराबर 9 - 5n हो तो इसका 15वां पद तथा प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको A15 भी बताना है और साथ ही 15 पदों का योग भी बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास nवां पद कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 9 - 5n। निकालना का चाहिए तो 15वां पद, तो भाई n को जो ये लिख दूँ 15वां, तो A15 बराबर 9 - 5 इंटू हो जाएगा आपका 15, ये 15वां पद है। तो 15 × 5 = 75, तो 9 में से आपका 75 घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 9 में से 75 घटाएंगे तो हो जाएगा -66। तो यहाँ पर हो जाएगा -66 है। तो दोस्तों आपके जो 15वां जो पद है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो -66। अब निकालना है 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग S15 लेंगे ना, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, तो दोस्तों उसके लिए चाहिए हमको यहाँ पर A। तो A निकालेंगे, A का मान प्रथम पद। तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका an का मान जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 9 - 5n,
n, तो इसी से हम लोग 2 पद निकालेंगे। तो पहला पद यानी n बराबर 1 के लिए तो 9 और 5 कम 5, 9 में से 5 गई कितना बची 4, तो a1 बराबर हो गई 4। तो इसको ऐसे निकालेंगे, देखिए हई सूत्र पर a से बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका an। तो n का जो मान है वो दिया है कितना, तो 15, यानी 15 पदों का योग निकालना है। तो ये जो हो जाएगा कितना, तो 15 और बटा हो जाएगा 2। प्रथम पद मैंने निकाला, तो दोस्तों हमने 15 प्रथम जो पद निकाला था वो कितना निकाला था, तो दोस्तों 4 निकाला था। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस है अंतिम जो पद है वो निकल कर आया था आपका कितना था, -66 है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका -66 है। तो आपका 15 बटा में 2 गुणा प्लस माइनस हो जाएगा -66 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका -62 है। ठीक है, -62 को 2 से घटा देंगे तो हो जाएगा आपका -31। अब -31 को दोस्तों हम लोग 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों 465। तो माइनस है ना, हेजा माइनस है तो -465, यानी दोस्तों आपके S15 का जो मान निकलेगा ना वो निकल जाएगा -465। आप लोग निकाल लेना कॉपी पर, सब बना लेना अपने से। ठीक है, हो सकता है कुछ और गलती बता रहे हो, गलती ना हुई भाई मोरे, और गलती होता है खुद मैं बोल देता हूँ। तो -465, तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर है माइनस है तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। 41 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 42 और देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि किसी एक एपी के प्रथम पी पद का योग क्यू तथा प्रथम क्यू पद का योग p हो तो इसके प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है काफी बड़ा है, इसमें दोस्तों बिल्कुल भी मान चेंज नहीं करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग उतार कर दे दे आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर को आप लोग रट लीजिएगा। और मैं आप लोग को दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं अलग से कोई वीडियो बनाकर उसमें दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से प्रॉपर मैं आप लोग को बता दूं, जाकि दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप लोग अच्छी तरीके से कर सके। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इसका जो 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी एक एपी के प्रथम p पदों का योग q उसके प्रथम q पदों का योग p के बराबर हो तो इसके p प्लस q पदों का योग क्या होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है और यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर बराबर है, क्या भाई बराबर है, तो यही ना बराबर है कि एक एपी के प्रथम p पदों का योग, p पदों का आने का मतलब कि एस p का योग, यानी ये जो योग है वो दिया है q, और फिर बोला है कि प्रथम q पदों का योग है तो एस q का जो योग दिया है वो दिया है दोस्तों आपका p। अब बोला है दोनों अगर बराबर हो यानी q बराबर हो किसके, p के, Q बराबर P के, तो दोस्तों इनका जो योग है वो क्या होगा। तो योग कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे Q अब प्लस, हाँ देखिए योग निकाल रहे हैं अब जोड़ तो P है ना, P बराबर है ना, है बराबर है तो P है ना इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -P, हेनिया क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, हेने हो जाएगा Q, आई हो जाएगा P, बराबर हो जाएगा आपका 0। यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो मान मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है, जो हमने यहाँ पर Q - P किया ना, आप लोग यहाँ पर दोस्तों ऐसे कर लीजिएगा P बराबर Q, तो यहाँ पर Q ऐसे इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों P, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, हेजा P हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका Q। यानी कि दोस्तों आपके P और Q का जो योग होगा वो आपको 0 प्राप्त होगा, 0 कैसे प्राप्त होगा आप लोग समझ गए होंगे, वो समझदार है। किसी AP का पीवा पद Q और Qवा पद P है तो इसका आरवा पद है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पीवा पद दिया है तो पीवा पद को आने का मतलब कि AP दिया है कितना भाई मोरे, तो वो दिया है Q, और फिर Qवा पद यानी कि जो AQ है दोस्तों वो दिया हुआ है आपको कितना, तो P। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों मान निकालते हैं, तो AP का जो मान होगा वो कैसे निकलेगा, यानी AN के सूत्र से, तो AN के सूत्र से निकलता है A प्लस N - 1 इंटू D, तो N का चाहिए PA है ना, तो यहाँ पर प्रथम पद होगा A और प्लस N का मान पर P जाएगा तो लिख लेंगे P - 1 और D हमारा पता नहीं क्या तो एजा ले लेंगे हम लोग D। उसी प्रकार से निकालेंगे AQ का, तो AQ बराबर हो जाएगा कितना, तो A प्लस यहाँ पर N का मान हो जाएगा Q, तो यहाँ ले लेंगे Q -1 इंटू हो जाएगा आपका D। अब देखिए AP का जो मान है वो दिया हुआ है कितना, तो आपके पास दिया हुआ है दोस्तों Q, आज जो आपके दोस्तों यहाँ पर है जो AQ का मान है वो दिया हुआ है दोस्तों आपका P, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे P। अब क्या करेंगे हम लोग इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और दोनों को घटाएंगे, समीकरण 2 को 1 में से घटाइए या समीकरण 1 को 2 में से घटाइए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन इसमें से 1 को हटाइए। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, दोनों तरफ चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलेगा तो घटेगा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर P -1 इंटू D, इसका तो चिन्ह बदल गया तो माइनस Q -1 इंटू D, इधर हो जाएगा Q -P। तो देखिए दोस्तों आपका यही था ना, तो यहाँ गुणा करेंगे P को D से गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा PD माइनस हो जाएगा D, माइनस हो जाएगा Q, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका
डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए छूट रहा है या डी हो जाएगा, क्यू डी हो जाएगा, क्यू को डी से गुणा करेंगे तो माइनस क्यू डी, अब बराबर हो जाएगा आपका क्यू, अब माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका पी। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान से माइनस डी आप प्लस डी कटा दीजिए, और यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी। ठीक है, दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, सर्वांतर कॉमन ले लेंगे तो डी हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी माइनस क्यू। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इसको पलट देंगे तो माइनस पी पी प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस नहीं होगा या माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा आपका क्यू, क्योंकि चीज बदल जाएगा, माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका जो पी माइनस क्यू है इससे आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी का मान, तो दोस्तों डी का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा आपके पास -1। समीकरण 1 2 माने थे ना, वो दोनों में से कोनो एक में क्या करते हैं हम लोग, डी का मान रखते हैं, तो डी का मान रख के क्या करते हैं दोस्तों हम लोग ए का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ए का मान दोस्तों हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग दोस्तों ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एपी में रख ले रहे हैं, तो एपी में जो हमारे पास ए है तो वो था ए प्लस पी -1 इंटू डी का जो मान था वो कितना था दोस्तों, तो -1 ना, वो रखेंगे हम लोग, तो एपी का मान यहाँ पर ले लीजिए, एपी का मान जो दोस्तों था वो था हमारे पास क्यू, तो ए प्लस पी -1 इंटू आपका जो सर्वांतर था वो निकल कर आया था आपका -1, अब बराबर में हो जाएगा दोस्तों आपका क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस नहीं माइनस होगा, -1 को पी से गुणा कीजिए तो माइनस पी माइनस माइनस हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर +1, अब बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर क्यू। तो अब यहाँ पर जो दोस्तों ए का मान होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा कितना, तो वो निकल कर आ जाएगा क्यू, और ये जो माइनस पी है ना इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस पी, आज जो +1 है वो हो जाएगा आपका -1, यानी कहने का मतलब कि आपका हो जाएगा पी प्लस क्यू -1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आरवा पद निकालते हैं भाई, बोले ऐसे ऐसे है, तो आरवा पद कैसे कैसे निकालेंगे, तो आप लोग समझना। तो आरवा पद के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ए आर, तो हो जाएगा ए प्लस आर -1 इंटू डी। तो दोस्तों आरवा पद निकालेंगे, देखिए ए का मान जो था वो आपके पास निकल कर आया था पी प्लस क्यू -1। ठीक है, अब फिर प्लस, अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर ले लेंगे आर -1, डी का मान कितना आया था दोस्तों, तो -1, तो हम लोग यहाँ पर -1 ले लेंगे, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू -1। अब देखिए प्लस आर -1, मतलब आर को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो -r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर 1, तो -1 आप +1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो P प्लस क्यू -r, यानी जो आपका आरवा जो पद है वो निकल कर आ जाएगा P प्लस क्यू -r, है कोनो में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न पर, पूछा है कि AP 24 21 18 का कौन पहला ऋणात्मक पद है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है आपका ऋणात्मक पद, तो हमको पता थोड़ी ना कि कौन सा पद हमारा ऋणात्मक होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर an ले लेंगे, तो an बराबर ए का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 24, समझ रहे हैं मेरी बातों को, 24 यहाँ पर ले लेंगे, अब प्लस n माइनस, तो दोस्तों हमको n पता ही नहीं है तो n -1, और डी का मान कितना होगा, तो दोस्तों 21 24 को घटाएंगे तो -3 निकल कर आएगा, बात को समझ रहे हैं ना, सर्वांतर हमको यहाँ पर निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, n को 3 से गुणा करने के तो हो जाएगा हमारे पास 3, अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +3, और 24 में से क्या करेंगे दोस्तों, 24 3 है ना, तो 24 3 हो जाएगा आपके पास 28 है। ठीक है, सॉरी 27 होगा, 27 है, यहाँ पर ले लीजिएगा 24 3 27, अब माइनस हो जाएगा 3n। ठीक है, अब दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देखिए n का ऐसा क्या मान रखें जिससे कि हमारा जो पद है वो ऋणात्मक हो जाए। तो देखिए दोस्तों अगर हम n बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 27 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो दोस्तों 27 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 24 जो कि धनात्मक होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर दोस्तों अगर रखिएगा क्या बोलते हैं 4 रखिएगा, 4 तो 4 3 12, तो 27, मतलब अगर n का मान अगर आप लोग दोस्तों ऐसा रखिएगा कि आपके पूरे 3n का जो मान होगा अगर 27 से छोटा होगा तो कभी भी क्या होगा, ये आपका n ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर n का मान 9 रखते हैं, तो जब हम लोग n का मान 9 रखेंगे ना, समझ रहे बात को ना, ये नवा का मान रख रहे हैं 1 2 3 करके, तो 27 - 27 आ आएगा ना, तो यहाँ पर 0 होगा, कब, जब n बराबर हमने 9 रखा
तब, n बराबर 9 रखा तब। लेकिन इस सबको ये पता चला कि जब हमने n बराबर 9 रखा तो हमें 0 मिला, लेकिन अगर हम n बराबर अगर हम 10 रख देते हैं तो पक्का है कि हमारा 10वां पद जो होगा इस एपी के लिए 10वां पद ऋणात्मक हो जाएगा। तो 10वां पद क्या होगा, 10 यही 30 है, 27 में से 30 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो -3 जो कि ऋणात्मक। तो पहला जो ऋणात्मक जो पद होगा इस श्रेणी का वो मिलेगा -3, जो कि किस पद का होगा, तो 10वां होगा। आप लोग का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी। एपी √2, √8, √18 और √32 का 5वां पद है। तो दोस्तों 4 को दिया है, 5वां निकालना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए डी। तो दोस्तों डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, सर्वांतर लेंगे तो √8 अंतिम पद, देखिए √2 और √8 लेकर चल रहे हैं, तो √8 में से √2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। √8 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर टूटेगा कितना, तो 4 दूनी के 8 टूटेगा ना। 4 का वर्गमूल होता है 2 और √2 माइनस √2, इस तरीके से घटाएंगे, समझते रहना। 2 को √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 √2, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आएगा √2। तो दोस्तों आपके जो सर्वांतर होगा इस एपी के लिए वो हो जाएगा √2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली रूप से √2 को ले लेंगे डी। तो आपके पास जो 5वां पद है वो निकल कर आएगा इस तरीके से, A5 बराबर A आप प्लस हो जाएगा दोस्तों 4D। तो A का जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा आपके पास √2 आप प्लस 4, और जो D है वो निकल कर दोस्तों आ जाएगा आपके पास √2 और √2 आप प्लस है। अब देखिए दोस्तों कि जो 4 है ना उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 4 √2, ठीक है। जोड़ दीजिए 4 को √2 है, 1 √2 को √2 तो 5 और √2। अब देखिए ये जो बाहरी में 5 है ना, 5 तो पक्का है कि दोस्तों वर्गमूल से निकला है, वर्गमूल से निकला है ना 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग कर देंगे। तो दोस्तों 5 के वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो 25 है। तो 25 को क्या करेंगे हम लोग अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पर जो आपका मान होगा रूटवा में वो निकल कर आ जाएगा 25। आप पहले से रूट में कौन है, 2 है ना पहले से, तो 2 आप 25 को 2 से गुणा कर देंगे तो आपका पूरा जो रूट का जो मान होगा वो √50 निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसका जो 5वां पद होगा वो √50 होगा, √50। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 47 में बोला जा रहा है एक एपी का nवां पद 7 - 4n है, तो उसका सर्वांतर निम्न में होगा। बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एकवां पद निकालेंगे। जब nवां पद दिया है तो यहाँ पर जब एकवां पद निकालेंगे तो हो जाएगा 7 - 4, आयन का जो यहाँ पर हो जाएगा 1। 7 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3। हम दूसरा का पद निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग दूसरा पद निकालेंगे तो 7 2 रखेंगे, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8 है, 7 में से 8 जाएगा -1। अब क्या करेंगे, 2 हमारे पास क्या निकल चुका है, पद निकल चुका है, तो इसी से सर्वांतर निकालेंगे। तो अंतिम पद यानी कि पहले है आपका 3 और उसके बाद है -1, तो -1 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, ठीक है। -1 में से किसको घटाएंगे दोस्तों, तो हम लोग -1 में से 3 को घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा -+ प्लस 3 1 4 -4, यानी कि इसका जो सर्वांतर होगा वो होगा -4। तो आपके 47 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक एपी के n पदों का योग n² + 2n है, तो इसका 18वां पद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको n पदों का योग यानी कहने का मतलब है कि आपको SN दिया हुआ है कितना, तो n² + 2n, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका 18वां पद यानी A18 जो होगा वो कितना होगा, यही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, सिंपली रूप से हम लोग यहाँ पर प्रथम पद निकालते हैं। तो पहला पद कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों पहला पद हमें निकालना है तो A1 हमको निकालना है। तो A1 निकालने के लिए जानते क्या करेंगे हम लोग, तो A1 निकालने के लिए दोस्तों हम लोग S1 में से हम लोग दोस्तों S0 घटा देंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि यदि हमको दोस्तों यहाँ पर पदों का योग अगर दिया हो, अगर हमको पदों की संख्या निकालना हो तो जितना दोस्तों हमको पद का मान दिया होगा, जैसे कि हमें 20वां पद दोस्तों निकालना है तो सबसे पहले 20 पदों का योग निकालेंगे और फिर 19 पदों का योग निकालेंगे, अगर से वो कम है और फिर 20 पदों के योग में से 19 पदों के योग को घटा देंगे, 20वां पद क्या होगा दोस्तों हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमको पहला पद निकालना है यानी A1। तो हमने क्या किया कि पहले हमने दोस्तों यहाँ पर S1 यानी कि पहले पदों का योग निकाला और फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या होगा, 1 से छोटा 0, तो फिर हमने उससे छोटा में दोस्तों हमने शून्य पदों का योग निकाल लिया। तो S1 की जगह यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान से आप लोग मेरी बातों को समझते रहिएगा, देखिएगा कैसे काम कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो n का मान है 1 है तो SN है कितना, तो n² + 2n यही है ना, तो n की जगह पर रखेंगे कितना, तो 1 और 1 का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों A² प्लस 2n, तो 2 एक में 2 माइनस S0 का मान हो जाएगा पूरा 0, क्योंकि अब S0 मतलब आपका मान है भी नहीं किया है, 0 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 एक अब 2 है कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3, यानी कहने का मतलब कि जो आपका प्रथम पद है वो निकल कर आ गया आपके पास 3। अब हम लोग
क्या करते हैं, निकालते हैं इस सूत्र से। तो आपको पता है कि जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है ना। और जो एसएन का मान है वो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 2n और बराबर में एन बटा में 2। और फिर ए का जो मान है दोस्तों वो आपको कितना दिया हुआ है, तो दोस्तों ए का जो मान है मैंने आप लोग को अभी निकाल कर बताया था, तो हमारे पास निकल कर आया था दोस्तों 3। ठीक है, अब प्लस हो गया कितना हमारे पास, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास एन। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना 2 को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4n बराबर में इधर गुणा कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 3n है वो घटा देंगे। देखिए 3n में इधर अगर जाएगा दोनों समान चीज है, प्लस 4n इधर प्लस 3n है, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n और बराबर में हो जाएगा दोस्तों एन इंटू हो जाएगा दोस्तों n। अब देखिए दोनों में n कॉमन है तो n बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2n अब प्लस हो जाएगा 1 बराबर में हो जाएगा आपका n इंटू हो जाएगा दोस्तों आपका an। दोनों तरफ n है तो इसको कटा देंगे, तो an का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस 1। तो याद रखिएगा कि आपने n का जो मान है वो कितना निकाला है, तो 2n प्लस आपने 1 निकाला है। तो आपको चाहिए क्या चीज़, तो 18वां पद है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग n की जगह यहाँ पर 18 लिख लेंगे, तो a 18 आप बराबर में n की जगह पर 18 ले लेंगे, तो 18 दूनी 36 ये कितना हो जाएगा 37। यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा आपके 48 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहीं पर क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। देखे ना कैसे बना है, किस तरीके से बना है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आप लोग को भी क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी एपी के n पदों का योग एन बराबर 3n स्क्वायर - 4n है, तो इसका nवां पद क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर पहला पद निकालते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग a। तो दोस्तों जो आपका a होगा ना, जो a1 होगा ना वो आपके s1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। यानी कि प्रथम पद प्रथम पदों का योग दोस्तों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो हम लोग a1 निकाल रहे हैं, तो a1 मतलब हमारा s1 और यहाँ पर sn दिया है कितना, तो 3n स्क्वायर - 4n। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो 3 n की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 इंटू n की जगह पर हो जाएगा दोस्तों आपका 1। 3 एक कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा आपके पास -1। यानी कि का मतलब कि हमारे पास जो प्रथम पद है वो निकल कर आ चुका है a बराबर कितना, तो दोस्तों a बराबर निकल कर आ चुका है -1। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जो सूत्र होगा वो कौन होगा, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एन बराबर n बटा में 2 इंटू a प्लस an। अब देखिए एन का मान दिया हुआ है कितना यहाँ पर, तो 3n स्क्वायर -4n बराबर n बटा में 2 और a का मान कितना हमने प्राप्त किया, तो -1 अभी मैंने प्राप्त किया। प्लस कितना हो जाएगा, तो दोस्तों an। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रूप से आप लोग 2 को इधर ले जाइए, तो 2 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6n स्क्वायर। इधर ले जाएंगे तो ऐसे गुणा होगा दोनों के साथ, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6n स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8n। अब देखिए बराबर में हम लोग n को -1 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो -n। और फिर दोस्तों आपका हो जाएगा n को गुणा करेंगे an से, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू an 6n स्क्वायर है, 6 है अच्छे से लिख दे रहे हैं, -8n -n है तो इधर जाएगा तो +n हो जाएगा बराबर में n गुणा हो जाएगा an, क्योंकि n इंटू an है। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों समझिएगा 8 को n में से 1 को n खत्म, तो कितना बचेगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर बच के आएगा 6n स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका दोस्तों 7n बराबर में हो जाएगा आपका n इंटू an है। दोनों में से n कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 6n माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 7 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा n इंटू an। दोनों तरफ n है तो n क्या कर दीजिए आप लोग कटा दीजिए। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों 50 नंबर बोला जा रहा है उस श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस डॉट 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 के पदों की संख्या क्या होगी जिनका योग 513 है। तो सिंपली रूप से दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोस्तों जो अंतिम पद है उसको दोस्तों हम लोग निकालेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा पद लास्ट होगा जिनको जोड़ने पर हमको 513 मिल जाए, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं कि वो अंतिम पद है कौन। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको दोस्तों हम लोग ले लेते हैं an, और an बराबर होता है कितना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हो जाएगा 54, क्योंकि यहाँ पर 54 प्लस 51 प्लस 48 है ना, तो 54 को 51 को 48 के रूप में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, a का मान 54 प्राप्त कर सकते हैं। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 54, अब प्लस n का मान पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों देखिए डी कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हम लोग 2 क्रमागत पद को लेंगे और
अंतिम में से प्रारंभिक क्रमागत पद को घटाएंगे तो 51 में से 54 जगह कितना बचेगा दोस्तों, तो बचेगा हमारे पास -3। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे -3। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो 54 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो -3n माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा +3। 54 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 54 और 3 हो जाएगा आपका 57। 57 माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका 3n। याद रखिएगा 57 - 3n। देखिए दोस्तों एसएन का आपका मान दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 513। एन का तो मान पता नहीं है तो ले लेंगे n/2। ए का मान हमको कितना दिया है यहाँ पर 54, तो यहाँ पर ले लेंगे 54। आप प्लस एन का मान निकाले हैं 57 और -3n। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। 513 को 2 से गुणा करेंगे तो होगा 3 दूनी के 6 और 51 दूनी हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 102 यानी कि 1026। ठीक है, अब बराबर में देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे n और यहाँ पर है 54 और 57 111। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 3n। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर गुणा करना है, तो 226 बराबर 111 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111n। अब माइनस से n को अगर -3n से गुणा करें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा -3n²। अब इसी को सजाना है तो कैसे सजाएंगे, -3n को क्या करेंगे दोस्तों, -3n² को पक्ष बदल देंगे, उधर लेकर चले आएंगे। अब देखिए दोस्तों तीनों में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 को कॉमन निकालिएगा, तो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा n² अब माइनस से 111 है तो 3 के 9 और 3 7 21 तो 37n। आप प्लस में हो जाएगा देखिए 226, तो यहाँ हो जाएगा 3 के 9 और 3 चौके 12 और 3 दूरी के हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। अब हम लोग क्या करेंगे 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा भागा में, तो 0 के लिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा n² अब माइनस है दोस्तों 342 का गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका दोस्तों जोड़ जो होना चाहिए वो दोस्तों -37, यानी कि जोड़ने पर हमको क्या चाहिए -37 आना चाहिए। तो दोस्तों 342 को जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करके देख लीजिएगा, इसका दोस्तों एक ऐसे युग्म प्राप्त होंगे जिनको जोड़ने पर -37 आ जाएगा। वो युग्म है दोस्तों आपके 18 और 19। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -18n और -19n, तब ना जोड़ेंगे तो -37n आएगा। आप प्लस हो जाएगा 342 आप बराबर में आपका 0। अब देखिए 2 में से कॉमन निकाल लेंगे तो n कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों आपका n माइनस हो जाएगा यहाँ पर 18। माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे और दोनों में कॉमन कौन है तो 19 को कॉमन कर लेंगे 19। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर आपका बच जाएगा केवल n, बाहर का चिन्ह माइनस तो अंदर का चिन्ह प्लस। तो दोस्तों प्लस नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। आप 342 को 19 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। तो हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से कि n - 19 दोनों में से कोनो एक उतार लेंगे n - 18 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके n - 19 बराबर 0 प्राप्त होगा, n - 18 बराबर 0 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि n बराबर आपको 19 मिलेगा और n बराबर आपका 18 मिलेगा। यानी आपका 18 पदों का योग कितना होगा 513 और 19 पदों का योग कितना हो जाएगा 513। तो दोस्तों 19 18 दोनों होगा, तो आपका कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए समानांतर श्रेणी से संबंधित कुल जितने सारे आपके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोग दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंस सकता है, और इन सबका आंसर दोस्तों मैंने आपके इस PDF के नीचे दे दिया है। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो के ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाइए और इस PDF के लिंक को दोस्तों आप क्लिक कर दोस्तों इसको ओपन कीजिए, हमें मैसेज कीजिए दोस्तों, मैं आपको इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की ये क्लास अच्छा लगा है आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन पसंद आई है, इन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन दोस्तों आप लोगों को पसंद में आया है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके समानांतर श्रेणी वाले चैप्टर्स में दोस्तों आपको काफी सरलता और आपको काफी दोस्तों आपको सहायता मिली होगी मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।